योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, very good morning and welcome to MSc Institute, and it has been a long time since we met last time there. So बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो होने वाला है 12th मैथमेटिक्स के लिए। सो बेटा वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर नंबर 8 ऑफ 12th मैथमेटिक्स। तो इससे पहले हमने लेक्चर 7 तक एक्सरसाइज 1.1 वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.1 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश कर लिया था। तो बेटा हमने अभी तक क्या सीखा, हमने संबंध के बारे में सीखा कि संबंध क्या होता है। संबंध एक कथन होता है, जो अवयव संबंध इस कथन की पालना करते हैं वो संबंध में होते हैं, और जो अवयव इस कथन की पालना नहीं करते वो संबंध में नहीं होते। फिर हमने संबंध के डिफरेंट टाइप सीखे, जिसमें से था स्वतुल्य संबंध क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, फिर सम्मित संबंध क्या होता है, फिर संक्रामक संबंध क्या होता है, और तुल्यता संबंध क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रैक्टिस की, बहुत सारे क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए बेटा आज इसको फिनिश करते हैं, इस एक्सरसाइज को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर विद क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बेटा यहाँ पे पॉलीगन्स हैं, बहुभुज हैं, और दो बहुभुज दिए हुए हैं P1 और P2, और P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। पॉलीगन समझते हो आप, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, इसको बहुभुज बोलते हैं, और इनमें P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो प्रकार से संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध R है एक तुल्यता संबंध है। बेटा तुल्यता संबंध कब होगा, जब ये स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। अगर तीनों संबंध होंगे तो तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध करवा रहा है कि एक तुल्यता संबंध है। सेकेंड, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक क्वेश्चन इसमें से ये बनाया है कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रूफ कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो बेटा क्या गिवन है, R इक्वल P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है बेटा, यही तो दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या समान है। तो सबसे पहले हमें अगर तुल्यता संबंध की जांच करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी, हम सबसे पहले करेंगे स्वतुल्य की जांच, स्वतुल्य संबंध की जांच। अब बेटा स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करते हैं, हम सेम अवयव रखते हैं P1, P1। इसका मतलब P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है बेटा, दोनों एक ही अवयव रखते हैं x, A, तो एक बात बताओ बेटा, P1 की भुजाओं की संख्या P1 के समान होगी या नहीं होगी? यूज योर माइंड एंड जस्ट टेल मी आंसर। भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल। P1 की भुजाओं की संख्या P1 के समान ही तो होगी। तो बेटा P1, P1 बिलोंग्स टू R। अतः क्या होता है, इससे पता चलता है, अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, आप लैंग्वेज बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ। पूरी एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दी है। ओके, इट्स अबाउट टू फिनिश विद इन 2 और 3 क्वेश्चंस। अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सम्मित के बारे में, जांच करते हैं सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में क्या करते हैं बेटा, P1, P2, इसका मीन्स क्या हुआ, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है।
और बेटा P, यह अब क्या रखेंगे, बदल देंगे, जो रिलेशन P1 और P2 में होगा वही P2 तथा P1 में होना चाहिए। तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अब बेटा अपना माइंड यूज़ करो, क्या ये बिल्कुल कथन सही है क्या? भाई ऐसा लिखो P1 या P2 की भुजाओं की संख्या समान है, या फिर P2 तथा P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी तो P2 और P1 की भी तो होगी, बात तो एक ही है, बस उसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। तो बेटा P1 P2 बिलोंग्स टू R और P2 P1 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध एक सममित संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? ये लैंग्वेज अच्छे से लिखनी है आपको। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध, मिस्टर कोरोना के जांच करते हैं, संक्रामक संबंध की जांच करते हैं। तो अभी संक्रामक संबंध का आपको पता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ बेटा, आप भी रिपीट करके चीज़ों को याद किया करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी जब आप बोलना शुरू करोगे। तो बेटा हमें क्या होगा संक्रामक संबंध में, P1, P2 दिया हुआ होगा, P2, P3 हमको मानना है और P1 और P3 की हमें जांच करनी है। तो P1 P2 का मतलब है P1 एंड P2 की भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल है, ये तो दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या समान है। और हमें मानना है, ये बिल्कुल सही मानना है, P2 एंड P3 की भुजाओं की संख्या समान है, P2 एंड P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अभी एक बात बताओ बेटा, जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या P1 और P3 की संख्या समान नहीं होगी? बेटा जब P1 और P2 की सेम है और P2 और P3 की भी सेम है, तो फिर P1 और P3 की भी सेम होगी ना, क्लियर? तो हम ये पक्का है कि P1 और P3 की भुजाओं भी सेम होंगी, सेम संख्या होगी, P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो बेटा सही है ना, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं, तो पक्का कोरोना होगा इसको। तो ये कोरोना पॉजिटिव होगा। तो P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R, और हमें पता चला है कि P1, P3 बिलोंग्स टू R, इसलिए दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, तीनों में रिलेशन आ रहा है। अभी एक बात बताओ बेटा जी, ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, और चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, अतः यह संबंध एक तुल्यता संबंध भी होगा, एक तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है बेटा, यही तो पूछ रहा है कि ये प्रूफ करो एक तुल्यता संबंध है, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर? ओके फाइन। और अब बारी है ब्रह्मास्त्र की, इसको चलाएंगे आप, आपको बहुत अच्छे से चलाना आता है, हाँ 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 आ जाएगा सब जगह, क्लियर बेटा? ठीक है फाइन। तो अब आते हैं बेटा, ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि एक तुल्यता संबंध है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि एक तुल्यता संबंध है। अब आगे पूछ रहा था कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है वो, अब आ जाएगा बेटा। वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी ए के सभी अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या बोल रहा है ये, देखो 3, 4 भुजाओं 5, 3, 4, 5 भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज है, 3, 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके सभी अवयवों को ज्ञात करवा रहा है। एक समकोण त्रिभुज इस समुच्चय के सभी अवयवों को ज्ञात करवा रहा है। तो बेटा इस समुच्चय के अवयव क्या होंगे,
3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को ज्ञात कीजिए। बेटा उसका ने क्या कहा है कि बहुभुज, समस्त बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है। मतलब हमें तो सिर्फ ये देखना है कि समान भुजाओं की संख्या, हमें ये नहीं देखना है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, बस भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो हम इस समकोण त्रिभुज में 3 को ले लेते हैं कि सपोज उसकी भुजा 3 है और 3 है तो वो 3 वाले जो अदर बहुभुज हैं उसके समान होगी। तो सिंपल आ गया आंसर। बस यही लिखना काफ़ी है कि कौन सी आकृतियाँ लेंगे, यहाँ पे भुजाएं की संख्या समान दी हुई है। ठीक है बेटा, भुजाओं की संख्या समान दी हुई है, तो हमें मतलब नहीं है कि वो कैसा त्रिभुज है। तो बेटा वो समुच्चय में कौन कौन से भी, 3 भुजाओं वाली, जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं वाली समस्त आकृतियाँ, 3 भुजाओं वाले जो समस्त आकृति होगी, सारे बहुभुज होंगे, वही संबंध में होंगे। 3 भुजाओं वाली समस्त आकृतियाँ, ये इसका संबंध होगा। ठीक है बेटा, तो हमें ये नहीं देखना कि वो समकोण त्रिभुज है क्या है वो, तो हमें तो बस भुजाओं की संख्या दी हुई है, भुजाओं की लंबाई नहीं दी हुई, भुजाओं की संख्या दी हुई है। तो 3 भुजाओं वाली समस्त आकृतियाँ इसके समुच्चय का अवयव होंगी। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन इजी था, वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 वो सिद्ध करवा रहा है कि आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है, और मुझे अगर मैं तुल्यता संबंध के बारे में जांच करूंगा तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने की मुझे कोई नीड है। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता दिया था। पहले क्या करोगे, स्वतुल्य संबंध, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये होमवर्क में करेंगे आप स्वतुल्य संबंध को, ये तुल्यता संबंध की जांच को। तो बेटा देखो स्वतुल्य संबंध क्या है, ये R इक्वल L1, L2, L1 समांतर है L2 के, L1 और L2 दो समांतर रेखाएं। तो बेटा स्वतुल्य संबंध में क्या काम करते हैं, एक ही अवयव को लेते हैं, L1, L1 लेंगे, इसका मीन्स L1 L1 के समांतर होगा। बेटा क्या L1 L1 के समांतर है? दो एक ही रेखा अपने खुद के समांतर होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो L1 समांतर L1 बिल्कुल ठीक है, तो स्वतुल्य भी ठीक हो जाएगा। क्लियर बेटा, स्वतुल्य। अब सममित देखते हैं। बेटा सममित में क्या होता है, L1, L2, L1, L2 और L2, L1। इसका मतलब है L1 L2 के समांतर है, इसका मीन्स है L2 L1 के समांतर है। बेटा जब L1 L2 के समांतर होगी तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, इसका मतलब सममित भी सही है, इसका सममित भी सही है। ओके, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आगे आपको ये डिटेल में होमवर्क में करना है। ठीक है बेटा, फिर आते हैं कोरोना वाले संबंध पे, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है बेटा, L1, L2 तो हमें दिया हुआ है, L2, L3 हमें मानना है और L1, L3 की हमें जांच करनी है। एक बात बताओ बेटा, L1 समांतर L2, L2 समांतर L3, जब L1 L2 के समांतर और L2 L3 के समांतर, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये सभी R से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब संक्रामक संबंध पे जब बेटा तीनों ही संबंध आ गए हैं तो तुल्यता भी तो होगा। क्लियर, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे अच्छे से। ठीक है बेटा, फाइन, एक प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। तो तुल्यता संबंध तो हो गया है अच्छे से। अब हम बात करते हैं बेटा, रेखा y इक्वल 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कौन सी रेखा है, y इक्वल 2x + 4। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, तो बेटा देखते हैं इसको। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र वगैरह फिल करोगे अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 का ब्रह्मास्त्र अच्छे से फिल करोगे जब इसको सॉल्व कर लोगे। तो आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, y इक्वल क्या था वो, y इक्वल 2x + 4। y इक्वल 2x + 4, y इक्वल 2x + 4। ठीक है, ये रेखा थी बेटा, दो रेखाएं आपस में समांतर हैं ना, समांतर रेखाएं हैं, तो इससे रिलेटेड सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। लेकिन बेटा हमें कंडीशन क्या हुई है कि रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो अभी रेखाएं समांतर हैं आपस में, तो बेटा क्या होगा, y इक्वल 2x + 4। बेटा आपने ये पढ़ा है 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, y इक्वल mx + c। तो x तो x की जगह है, c की वैल्यू 4 आ गया, और m की वैल्यू क्या है, 2, m की वैल्यू 2 है।
बेटा m क्या होती है यहाँ पे, m होती है प्रवणता, m को क्या बोलते हैं, प्रवणता। और आपको पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनकी प्रवणता क्या होती है, समांतर रेखाओं की प्रवणता, समांतर रेखाओं की प्रवणता बिल्कुल समान होती है, समांतर रेखाओं की प्रवणता बिल्कुल समान होती है, रेखाओं की प्रवणता बिल्कुल समान होती है। मतलब एक रेखा की प्रवणता m1 है तो दूसरे की m2 है, मतलब ये बिल्कुल सेम रहेगी, समांतर रेखाओं की प्रवणता बिल्कुल सेम रहेगी। तो प्रवणता बेटा m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से m की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4 यहाँ से, ठीक है बेटा। तो अगर हम कोई भी इसके जैसे समुच्चय में रिलेटेड कोई भी समांतर रेखा बनाएंगे तो उसकी प्रवणता सेम होनी चाहिए। हमारी रेखा क्या गिवन है, 2x + 4। तो बेटा हम एक रेखा बनाते हैं, प्रवणता सेम होनी चाहिए, प्रवणता क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2x प्लस बेटा c की वैल्यू यहाँ पे 4 है, हम c की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, जो भी आप चाहो, जो भी आप चाहो। तो ये हमारा वो रेखाओं का समुच्चय आ जाएगा, ये वो रेखा आ जाएगी जो इसके समांतर होगी, 2x + c। c क्या है यहाँ पे, c एक कांस्टेंट है जिसको आप अचर बोलते हो हिंदी में, ठीक है बेटा। तो y = 2x + c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो तुल्यता संबंध तो आपको सोल्व करना है, और ये जो एक सेकंड पार्ट था इसका कि y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, वो मैंने आपको बता दिया है कि समांतर रेखाएं तो समांतर रेखाओं की प्रवणता सेम होती है, और सेम होगी तो प्रवणता 2 ही होगी, और c की वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, 1 -1 2 4 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी, लेकिन प्रवणता सेम होगी। तो ये होगा इसका आंसर, ओके क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R = ये संबंध दिया हुआ है, हमें निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सही उत्तर चुनना है। वो बोल रहा है R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इनमें देखना है। बेटा स्वतुल्य के देखें, एक सेकंड में करें इस क्वेश्चन को स्वतुल्य, 1 1 2 2 3 3, सही है बेटा, और 4 4, 1 2 3 3 4 4 है, इसका मतलब R belongs to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है, बिल्कुल है। बेटा सममित में देखते हैं, सममित 1 2 है, 1 2 है, कहीं पे 2 1 दिखाई दे रहा है क्या, 2 1 है कहीं पे, नहीं है, तो बेटा सममित तो नहीं है, सममित तो नहीं है, क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, समझ आया बेटा, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, ओके। तो अभी बात करते हैं, तो बेटा स्वतुल्य तो है, सम्मित नहीं है। अब एक बात बताओ, तुल्यता संबंध तो होगा नहीं, क्योंकि सम्मित भी तो होना चाहिए इसके लिए, ये तो गलत है। फिर सम्मित है, संक्रामक है, सम्मित तो है ही नहीं, सम्मित तो गलत है, सम्मित तो गलत है, सम्मित तो है ही नहीं, तो बेटा एक ही आएगा, सम्मित नहीं है। देखो हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया और आंसर दे दिया, ठीक है। ये होते हैं MCQ, ओके। और ये कब आते हैं, जब हमें अच्छे से नॉलेज हो जाती है, ठीक है बेटा, तब आप बिना कॉपी पेन के इसका आंसर दे सकते हो। तो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, तो फिर संक्रामक होगा, सही है बेटा। तो हमने ऑप्शन से ये ऐसे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर भी आपको संक्रामक भी मैच करके दिखा देता हूँ। संक्रामक संबंध की जांच करते हैं। बेटा देखो संक्रामक में देखो आप यहाँ पे 1 3 है, तो फिर 3 के बाद कुछ और आना चाहिए, 3 2। अब एक तो 1 3 3 2, अब क्या होना चाहिए 1 2, तो ये हैं क्या तीनों 1 3, ये कहाँ पे है, ये 1 3, ये रहा 1 3 3 2 और 1 2, बिल्कुल है, तीनों है, तो संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो बेटा बस स्वतुल्य है और संक्रामक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो आज ही इस एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय कर देंगे हम। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से आंसर देना है, जितना आप दिमाग लगाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन आएगा। a = b - 2 और b दे रखा है 6 की, b की वैल्यू 6 से बड़ी है। एक बात बताओ बेटा, r = a, b
सच दैट a इक्वल बी माइनस टू, ए इक्वल बी माइनस टू। एक तो ये कंडीशन है, इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, और b 6 से बड़ा होना चाहिए, b 6 से बड़ा होना चाहिए। एक बात बताओ बेटा, आंसर चुनना है हमें कि a और b की क्या वैल्यू होगी। b किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए ना, b 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा b तो यहाँ पे 4 है, 6 से बड़ा नहीं है, ये तो गलत हो गया पहले ही। अभी b 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा होगा 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें b 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 7 है। तो देखते हैं बेटा, अगर b हम 6 से बड़ा होना चाहिए, अगर b हम 8 लेंगे, अगर b को हम 8 ले लें, तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। b को 8 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है ना, 8 माइनस 2 6, तो ये तो a की वैल्यू 6 नहीं है, गलत। b को हम 8 लेंगे तो a की वैल्यू 6 आएगी ना, ये वाला सही है, सही है ना बेटा, ये वाला सही है। अगर हम b को 7 लेंगे तो 7 माइनस 2 5 आना चाहिए ना, तो ये तो 8 आ गया, ये गलत है। तो बेटा समझ गया ना, कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है बेटा। और ये कब आते हैं, तब हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तभी समझ आते हैं। ओके बेटा, फाइन। तो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 16 हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आपको ये संबंध के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इस पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो किए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए सारे, और फिर एक्सरसाइज 1.1 हमने संबंध पे बेस्ड किया। और बेटा ये एक क्वेश्चन जिसमें आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, कि ये बिल्कुल ठीक है या गलत है। तो मान लीजिए L किसी समतल में से समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा L1, L2, L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, ये कंडीशन दे रखी है। और पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ये न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। तो बेटा इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको करना है, बहुत आसान है, क्योंकि आप संबंध अब हर संबंध सीख चुके हो अच्छे से, तो अब आप इसको कर लोगे। सो इट इज़ फॉर यू। होमवर्क में मुझे आंसर बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क मी, ओके, ठीक है बेटा, इट्स फॉर यू। क्लियर, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्लियर। चलिए बेटा, सो एक्सरसाइज 1.1 हैज़ बीन एंडेड एंड जस्ट कम टू द न्यू। तो बेटा देखते हैं अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा देखिए, अभी तक हमने जो है संबंध एवं फलन, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर फलन और फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक कंपाउंड फंक्शन है, संयुक्त फलन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने फिनिश कर दिया है, हमने बहुत अच्छे से संबंध बनाने सीख लिए हैं, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से संबंध बनाने सीख लें। तो ये तो फिनिश हो गया, ठीक है बेटा, संबंध क्लियर हो गया। संबंध पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, हर तरह का संबंध बनाना सीख लिया अच्छे से। वैसे भी आप बचपन से ही सीखते आ रहे हो रिलेशन के बारे में, तो बट जो मैथमेटिक्स के रिलेशन है वो अब सीखे हैं आपने, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। सो बेटा फलनों के प्रकार, फिर संयुक्त फलन और द्विआधारी संक्रियाएं। तो बेटा अब हम किसका शिकार करने वाले हैं, अब हम फंक्शन का शिकार करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम किसका शिकार करेंगे, फंक्शन का, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। अब हम इसका शिकार करेंगे, फलनों के प्रकार का, ओके बेटा जी। सो चलिए फलन देखते हैं, ये फलन होता क्या है, कौन सी बीमारी है ये फलन, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा एक्चुअल में ये फलन होता क्या है ये देखते हैं। तो बेटा जी करते हैं ऑपरेशन और देखते हैं ये फलन कौन सी बीमारी है ये। तो सबसे पहले इसको समझेंगे ये क्या होता है फलन, ओके। चलिए बेटा देखते हैं। पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत प्यारी प्यारी सी डेफिनेशन है, वो लिखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है बेटा। तो फलन क्या होता है बेटा, यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब वो रिक्त नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अवयव हैं। यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B के सभी अवयवों से अद्वितीय संबंध रखें, एक यूनिक रिलेशन हो उनके बीच में, तो यही संबंध फलन कहलाता है। तो यही संबंध फलन कहलाता है बेटा। हमने पहले पढ़ा संबंध, अब संबंध की हेल्प से पढ़ रहे हैं फलन। तो चलिए बेटा अभी मैंने बताया जो बोल के उसी को राइटिंग में लिख देते हैं। यदि A तथा B दो अरिक्त, अरिक्त का मतलब होता है वो ब्लैंक नहीं है, रिक्त नहीं है वो, उसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं। दो अरिक्त समुच्चय
हैं यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से समुच्चय बी के सभी, यहाँ सही नहीं लग रहा मुझको, बस अवयव लिखते हैं। अभी ये क्यों लिखते हैं वो हमें बाद में पता चलेगा जब हम कॉन्सेप्ट पाएंगे। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयवों से अद्वितीय संबंध रखते हैं। बेटा अद्वितीय का मतलब होता है बिल्कुल यूनिक, एक जैसा। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, बस एक ही संबंध हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसको अद्वितीय बोलते हैं। जैसे भगवान जो है इस वर्ल्ड में अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। अद्वितीय संबंध रखते हैं, तो अद्वितीय संबंध रखते हैं, तो यही संबंध फलन कहलाता है। फलन कहलाता है। ठीक है बेटा जी। समुच्चय ए और समुच्चय बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयवों से अद्वितीय संबंध रखते हैं, तो यही संबंध फलन कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है 100 की 200% समझ में आ गया होगा, इतनी अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, क्लियर? ईमानदारी से बताइएगा समझ आया कि नहीं। ओके, ये क्या है? ये मैथ्स की डेफिनेशन है। अब हम इसको सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल एक सिंपल जूस की तरह बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो क्या ये अरिक्त है, समझ में आ गया। अद्वितीय क्या है, कैसे संबंध होगा, क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी एक सिंपल वे में बनाते हैं, पता चल जाएगा कि किस टाइप का संबंध होगा, फलन क्या होगा, उसी की हेल्प से। ठीक है बेटा, क्लियर? सो देखते हैं बेटा जी, ये एक समुच्चय है ए और ये दूसरा समुच्चय है बी। इसका मतलब है इसके कुछ अवयव होंगे, समुच्चय ए में कुछ अवयव होंगे। ठीक है, जैसे हो सकते हैं कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5। और बेटा इसके कुछ अवयव होंगे, जैसे ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अब समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों में जो संबंध होगा वही क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। इनके अवयवों के बीच में जो संबंध बनेगा वही क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। क्लियर बेटा? ओके, क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ओके, तो चलिए बेटा इसको करते हैं सिंपल भाषा में और क्लियर हो जाएगा ऐसी लैंग्वेज में। बस डेफिनेशन पे नहीं ध्यान देना, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, बस हमें समझ आना चाहिए फलन क्या होता है। अभी ये मैथ्स की लैंग्वेज बोल रहे हैं, अभी हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं बिल्कुल आसान वे में। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान देना बेटा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और आपको फलन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो बेटा यहां पे क्या है, तो बेटा जब स्वयंवर होता था हिस्ट्री में, उसमें क्या होता था, जब राजा को अपनी बेटी का स्वयंवर करना होता था, उनकी बहुत सारी बेटियां होती थी, तो स्वयंवर करना होता था। सिंपल, इट्स नॉट गुड। तो चलिए बेटा समझते हैं फलन को एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द मेन पॉइंट ऑफ द फंक्शन। समझ आएगा आपको इसका कॉन्सेप्ट फलन क्या होता है, और इसको हम एक अपने ही तरीके से एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे जो इजीली आपको क्लियर कर देगा व्हाट इज एक्चुअली फंक्शन। ओके, चलिए बेटा, आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, जब राजाओं का टाइम था तो राजा लोग अपनी राजकुमारी जब उनकी बड़ी हो जाती थी और उनकी शादी करनी होती थी, तो उनकी राजकुमारियों के लिए वो स्वयंवर ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे आपने महाभारत में सुना है, रामायण में सुना है, स्वयंवर होता था, और स्वयंवर में अपनी राजकुमारियों की शादी के लिए बहुत सारे राजाओं को इनविटेशन दिया जाता था कि आप स्वयंवर में आइए, खाना खाइए, पानी पीजिए, लेकिन रानी से शादी ऐसे नहीं हो सकती, एक कंपटीशन होगा, और जो भी राजा उस कंपटीशन को क्वालिफाई करेगा, कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को क्वालिफाई करेगा, तब जाके राजा से शादी होगी। ठीक है बेटा, ये हमने सबने महाभारत में और रामायण में देखा है स्वयंवर कैसे होता था। ठीक है बेटा, कभी शिव धनुष तोड़ना है, कभी
कोई स्टंट करना है, कभी रेसलिंग करनी है, तो अलग अलग तरह से स्वयंवर होते थे उस टाइम। तो आज भी हम एक स्वयंवर कराएंगे और उस स्वयंवर की हेल्प से हमें तो समझ आ जाएगा फंक्शन। अब राजा रानी लोग खाना खाएं, कुछ भी करें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, हमें तो फंक्शन समझना है, फलन समझना है कि फलन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वयंवर। ठीक है बेटा, तो क्या था, यहाँ पे थी राजा की रानियाँ, मतलब जो राजकुमारी जिनकी शादी होगी। यहाँ पे कुछ राजा आए हैं उनसे शादी करने। तो बेटा जी यहाँ पे हैं रानी, यहाँ पे हैं राजा, यहाँ पे भी हैं कुछ रानी, यहाँ पे भी होंगे राजा। ठीक है बेटा, तो हम तो समझेंगे फंक्शन को। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा जी यहाँ चल रहा है स्वयंवर। ओके, तो स्वयंवर की हेल्प से हम समझेंगे फंक्शन। देखो बेटा, सपोज ए बी सी, ये 3 रानियां हैं। ठीक है बेटा, जिनकी शादी होनी है और इनविटेशन दिया गया है बहुत सारे राजाओं को, तो उनसे शादी करने स्वयंवर में बहुत सारे राजा आएंगे। ठीक है बेटा, सपोज करो मेरठ, दिल्ली, मुंबई, शिमला, हैदराबाद, जयपुर, समथिंग समथिंग, इससे बहुत सारे राजा आए। ठीक है बेटा, इतने सारे राजा आए 3 रानियों से शादी करने के लिए। अब सबसे तो होगी नहीं, जो भी कंडीशन क्वालिफाई करेगा, जो भी जीतेगा शादी, तो उसी से होगी। 8 से तो होगी नहीं, तो कुछ तो वापस जाएंगे, पक्की बात। ठीक है बेटा, रानियां हैं 3, राजा हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 रानी हैं ए बी सी, और किंग जो आए हैं स्वयंवर में खाना खाने। खाना तो मिलेगा सबको, ये पक्का है। ठीक है बेटा, क्लियर। शादी होना हो खाना खा के जाइएगा जरूर। ठीक है बेटा, चलिए सो अब कराते हैं शादी। देखो बेटा, स्वयंवर हो रहा है। अभी राजा क्या कंडीशन रखता है, जो रानी का पापा है, ओके, जो किंग है, वो क्या कंडीशन रखता है। सबसे पहली कंडीशन, मेरी तीनों बेटियों की शादी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है ये, मेरी तीनों बेटियों की शादी होनी चाहिए। ये पक्का है, स्वयंवर उसने रखा है, पैसा खर्च किया है, तो पक्का शादी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल फिक्स है, ये होनी चाहिए। क्लियर। सेकंड जो है, सेकंड है बेटा, जैसे पुराने टाइम में होता था। क्या होता था पुराने टाइम में, एक राजा की बहुत सारी वाइफ्स होती थी। अभी हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, राजा वाले टाइम की। तो एक राजा की बहुत सारी वाइफ होती थी। क्लियर। तो एक राजा की बहुत सारी वाइफ होती थी, लेकिन एक रानी के बहुत सारे हस्बैंड नहीं होते थे। तो इसका मतलब है कि जो एक राजा है वो 2 रानियों से शादी कर सकता है। एक राजा 2 रानियों से शादी कर सकता है। देखो बेटा, एक राजा 2 रानी से शादी कर सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो 2 रानियां हैं वो एक राजा से शादी कर सकती हैं। समझ रहे हो ना, या तो ये बोल दो शादी तो राजा करे या रानी करे, बात एक ही है। यहाँ तो ये बोल दो 2 रानी एक राजा से शादी कर सकती हैं, या फिर ये कह दो एक राजा 2 रानियों से शादी कर सकता है। ये भी कंडीशन बिल्कुल फिक्स है। ऐसा होता है स्वयंवर में, भाई स्वयंवर की शादी कराने के लिए। और ये पहले टाइम का रूल है कि एक राजा 2 रानियों से शादी कर सकता है, या फिर 2 रानी एक राजा से शादी कर सकती हैं। ये तो हिस्ट्री का हमें पता है कि एक राजा की बहुत सारी वाइफ होती थी। थर्ड रूल है बेटा जी, जो कि आज भी हम उसके अगेंस्ट हैं। बेटा, एक राजा की बहुत सारी रानी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी रानियों का एक राजा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, बहुत सारी रानियों का, सॉरी, एक रानी का बहुत सारे राजा नहीं हो सकते हैं। एक रानी के बहुत सारे राजा नहीं हो सकते हैं, एक रानी के बहुत सारे हस्बैंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए वो समझ आ गया। ठीक है बेटा, 2 रानी एक राजा से तो शादी कर सकती हैं, लेकिन एक रानी बहुत सारे राजाओं से शादी नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, क्लियर। बहुत सारे राजाओं से शादी नहीं कर सकती। तो ये तीनों कंडीशन है, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। मेरी तीनों बेटियों की शादी होनी चाहिए, और 2 रानी चाहे तो एक राजा से शादी कर सकती हैं, लेकिन एक रानी 2 राजाओं से शादी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, ये 3 कंडीशन है स्वयंवर की। क्लियर, समझ आया। ओके,
अब हम इनकी शादी करा देते हैं, बहुत देर हो गई, खाना वाना खा लिया इन्होंने, ठीक है बेटा। चलो अब इनकी वरमाला कर देते हैं जल्दी से। तो समझ आया बेटा, हम फंक्शन समझ रहे हैं और एक मूवी, राजा रानी आपके सामने बैठे हुए हैं, रानी है 3, राजा है 8, देखते हैं किसकी शादी होगी किसकी नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए बेटा, 3 कंडीशन माइंड में सेट रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फंक्शन अपने आप समझता चला आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये कोई 3 कंडीशन है, ये फिक्स है बिल्कुल। सबसे पहली बात तो तीनों बेटियों की शादी होगी, बिल्कुल होगी। 2 रानी एक ही राजा से शादी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन एक रानी 2 राजाओं से शादी नहीं कर सकती। ओके, 2 रानी एक राजा से शादी कर सकती हैं, लेकिन एक रानी 2 राजा से शादी नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, क्लियर? ठीक है। सो पहली बात तो तीनों रानियों की शादी होनी चाहिए। बेटा 2 रानी एक राजा से शादी कर सकते हैं। बेटा एक राजा की 2 वाइफ भी होती थी, 4 भी होती थी, 20 भी होती थी, ठीक है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही रानी शादी करें, 2 या 2 से ज़्यादा भी कर सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी कर सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एक राजा की बहुत सारी रानी हो सकती हैं, ठीक है बेटा। क्लियर? ओके, अभी हम कलयुग में जी रहे हैं तो हमें वो वाला रूल पता नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं माइंड से स्लिप हो गया था। 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी रानियों का एक ही राजा हो सकता है, लेकिन एक राजा की ये, ठीक है, बहुत सारी रानियों का एक ही राजा हो सकता है, लेकिन एक रानी के बहुत सारे राजा नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। एक रानी के बहुत सारे राजा नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं इसको एक रानी के 2 तो मैंने बता दिए, बहुत सारे भी नहीं हो सकते हैं, ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है बेटा। ओके, ये वाला गलत है, ठीक है बेटा। क्लियर? फाइन। चलिए अब शादी करा देते हैं बेटा, बहुत देर हो गई है ना, बारात को वापस भी जाना है। चलिए, सो बेटा देखो यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, तीनों रानियों की शादी होनी चाहिए। 2 रानी, 2 या 2 से ज़्यादा रानी एक ही राजा से शादी कर सकती हैं, लेकिन एक रानी 2 या 2 से ज़्यादा राजाओं से शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। सो कम टू द शादी। क्लियर बेटा? चलो वरमाला डलवाते हैं। अभी क्या वो कंपटीशन भी क्वालिफाई हो गया। अब देखते हैं बेटा, एक रानी की शादी जो हुई है 1 2 3, एक रानी की शादी, एक रानी की शादी 1 से हुई है, 2 से हुई है, 3 से हुई है। क्या एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से हो सकती है? एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये फलन नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है उनको फॉलो नहीं कर सकता। एक रानी की बहुत सारी राजाओं से शादी नहीं हो सकती। आप देखो बेटा, ए की शादी 1 से हुई है, एक की शादी 4 से हुई है, बी की शादी 5 से हुई है, सी की शादी 7 सी की 7 से हुई है, बिल्कुल ठीक है। एक से तो हो सकती है ना बेटा, एक से तो हो सकती है। ओके, सिंपल। अगर हम देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं सारी कंडीशन आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखो बेटा जी, सबसे पहले सभी रानियों की शादी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है बेटा, सबसे पहली कंडीशन। ओके, सेकेंड, एक रानी की शादी राजा से हो सकती है, बिल्कुल, एक एक तो सिंपल है, हो सकती है। थर्ड है बेटा, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, बहुत सारी रानियां एक ही राजा से शादी कर सकती हैं, ये सही है बिल्कुल। लेकिन एक रानी बहुत सारे राजाओं से शादी नहीं कर सकती है। बहुत सारी रानी एक राजा से तो शादी कर सकती हैं, लेकिन एक रानी बहुत सारे राजाओं से शादी नहीं कर सकती है। ये कानून के खिलाफ है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन है, ये फॉलो होनी चाहिए। पहली बात तो सभी रानियों की शादी करानी है, जब भी फलन होगा। एक रानी की शादी एक राजा से हो सकती है तो भी फलन होगा। बहुत सारी रानियों की शादी एक ही राजा से हो सकती है तो भी फलन होगा। और एक रानी की शादी बहुत सारी राजाओं से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक रानी बहुत सारे राजाओं से शादी नहीं कर सकती, ये कानून के खिलाफ है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर? तो आई होप ये मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दी है सारी, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो समझ आ गया होगा आपको। बस ये कंडीशन ख्याल में रखनी है और आंसर हम अपने आप निकाल लेंगे। तो बेटा इन फालतू की चीज़ों यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है बेटा। क्लियर? सो अब हमने राजा रानी को एक साथ अपना सेट कर दिया है, अब उनको उनकी शादी करा देते हैं जल्दी से। तो बेटा सबसे पहले पिक्चर पे जाइए, जो मैंने आपको बताया। बेटा एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से हो रही है, हो सकती है ना, हो सकती है। क्लियर?
एक रानी की शादी बहुत सारी राजाओं से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, पहले ही गलत हो गया। दूसरा, बेटा यहाँ देखो, सभी रानियों की शादी होनी चाहिए थी ना, सभी रानियों की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही हुई है, सिर्फ बी और सी की तो शादी नहीं हुई। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसने तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। समझ आया ना बेटा? 2 पॉइंट मिले यहाँ पे। पहली बात तो एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से हो रही है तो भी फलन नहीं है, और बी और सी की तो शादी भी नहीं हुई, तीनों की होनी चाहिए जब भी तो फलन होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक की शादी 1 से हो रही है और एक की शादी 4 से भी हो रही है। पहली बात तो एक रानी की शादी 2 राजाओं से हो नहीं सकती, ये फलन नहीं होगा। बी की शादी 5 से हो रही है, सी की शादी 7 से, इसमें तीनों की शादी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? एक की शादी 2 राजाओं से हो रही है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ये भी फलन नहीं होगा। समझ आया बेटा? ए की शादी 1 से हो रही है, बी की शादी 4 से हो रही है, और सी की शादी, सी की तो शादी ही नहीं हुई। अगर सी की हो जाती तो फलन हो जाता, लेकिन सी की शादी नहीं हुई, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो, इसका मतलब ये भी फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है। बेटा ए की शादी 1 से हो रही है, बी की 5 से हो रही है, सी की शादी 7 से हो रही है, एक रानी की शादी एक राजा से हो सकती है और तीनों रानियों की शादी हो रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, ये फलन है, ये फलन है। ठीक है बेटा जी, ये फलन है। ठीक है बेटा, क्लियर? एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, ये है मिस्टर रानी, ये है मिस्टर राजा। बेटा जो ए की शादी है वो 2 से हो रही है, बी की शादी भी 2 से हो रही है, और सी की शादी 4 से हो रही है। आप बताइए फलन होगा क्या? ये ए की शादी भी 2 से हो रही है, बी की शादी भी 2 से हो रही है, सी की शादी भी 4 से हो रही है। पहली बात, तीनों रानी की शादी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ए की शादी भी एक ही राजा से हो रही है, बी की शादी भी एक ही राजा से हो रही है, 2 से, वो है 2। ठीक है बेटा, बाकी तो वापस जाएंगे। क्लियर? सो हमने क्या कहा था कि 2 रानियों की शादी या 2 से ज़्यादा रानियों की शादी एक राजा से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और तीनों रानियों की शादी होनी चाहिए, लेकिन एक राजा की शादी 2 रानियों से नहीं हो सकती। ठीक है, एक ही बात है, 2 रानियों की शादी एक राजा से हो सकती है, 2 रानियों की शादी एक ही राजा से हो सकती है, लेकिन एक रानी की शादी 2 राजा से नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैच कर रहा है ना बेटा? ए की शादी किससे हो रही है? 2 से। बी की भी शादी किससे हो रही है? 2 से। तो सही है ना बेटा? क्लियर? 2 से हो रही है तो 2 रानियों की शादी एक राजा से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये भी एक फलन है। ठीक है बेटा, ये भी एक फलन है। और छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले दें ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। ए बी सी 1 2 3 4 5। ए की शादी 1 से हो रही है, बी की शादी 3 से हो रही है, और ए की शादी 2 से भी हो रही है। बेटा पैसे नहीं लग रहे, पैसे उतने लगेंगे शादी में जितनी चाहे कर लो, वो बाद में होगे, देखेंगे वो शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। बेटा यहाँ पे देखो, ये फलन है, चेक करेंगे। बी की शादी 3 से हो रही है, सी की शादी 4 से हो रही है, ए की शादी 1 और 2 से, तीनों की शादी हो रही है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ए की शादी 1 से भी हुई है, 2 से भी हुई है। क्या एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा जी, एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फलन नहीं है। समझ आया बेटा? क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा आपको राजा रानी से कि ये फलन कौन सा होगा, फलन कौन सा नहीं होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ बेटा जी, क्या पढ़ा हमने अभी? फलन में जो पढ़ा, हम राजा रानी की शादी कराएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं स्वयंवर की। यहाँ पे चल रहा है स्वयंवर, ओके, जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो फिर परशुराम आने वाले हैं शादी तुड़वाने। ठीक है बेटा, मेरा शिव धनुष क्यों तोड़ा? क्लियर? स्वयंवर। तो बेटा सबसे पहली शर्त है कि सभी रानियों की शादी होनी चाहिए, तभी फलन होगा। एक राजा की शादी एक रानी से हो सकती है, एक रानी की शादी एक राजा से हो सकती है, तो भी फलन होगा। बहुत सारी रानी एक ही राजा से शादी कर सकती हैं, तो भी फलन होगा, लेकिन एक रानी बहुत सारे राजाओं से शादी नहीं कर सकती। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी फलन होगा। तो बेटा जी राजा रानी की शादी करा दे। देखो फर्स्ट में एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से हो रही है और बाकी की रानी की शादी हो ही नहीं रही है, तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है बेटा, एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से नहीं हो सकती। सेकंड में ए की शादी 1 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, बी की 5 से हो रही है, सी से 7 से हो रही है, वो दोनों ठीक है, लेकिन ए की शादी तो 2 राजाओं से हो रही है, इसलिए गलत है। ए की शादी 1 से, बी की शादी 4 से, सी की तो शादी ही नहीं हुई, तीनों की होनी चाहिए, तो ये इसलिए फलन नहीं होगा।
डी में जाते हैं, ए बी सी। बेटा ए की शादी 1 से, बी की 5 से, सी की 7 से, तीनों की शादी हो गई, तीनों की एक एक राजा से शादी हो गई, तीनों को बराबर बराबर मिल गया, वेरी गुड, ये फलन है। फिर ये हमने बनाया था, ए की शादी 2 से भी हो रही है, बी की शादी भी 2 से हो रही है, तो बेटा 2 रानियों की शादी तो एक राजा से हो सकती है, सी की 4 से हो रही है, तीनों की हो रही है, बिल्कुल फलन है। ए की शादी 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, कुछ गड़बड़ लगता है, एक रानी की शादी तो 2 राजाओं से हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये फलन नहीं हो सकता। बी की 3 से हो रही है, सी की 4 से, वो ठीक है, लेकिन ए की शादी तो 2 राजाओं से हो रही है, कंडीशन अपोज कर रही है ये, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। आई होप फलन क्लियर है, ठीक है बेटा जी, फलन क्लियर है। और फलन क्लियर है के लिए हमने किस बेस पे फलन बनाया, इस बेस पे बनाया, ठीक है बेटा, कि रानी की शादी होनी चाहिए, एक रानी की शादी एक राजा से हो सकती है, बहुत सारी रानियों की शादी एक राजा से हो सकती है, लेकिन एक रानी की शादी बहुत सारे राजाओं से नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा फलन बेटा, यदि ए तथा बी दो एरिक्त समुच्चय हैं, ये ए रानी का समुच्चय है, बी राजा का समुच्चय है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से एक अद्वितीय संबंध रखते हो। अद्वितीय संबंध का मतलब जो मैंने आपको संबंध बताए थे वो कंडीशन फॉलो करते हो, तो यही संबंध फलन कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गई, जो कंडीशन दी हुई है उन्हीं को फॉलो करने चाहिए, तो ही फलन होगा, तो ही फलन होगा, ठीक है बेटा। तो समझ आया बेटा, क्लियर, ओके। तो अब आपको फलन समझ में आ गया होगा। अद्वितीय संबंध का मतलब होता है बस वही संबंध जो बताया गया वही रखना चाहिए, उससे कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता, अपना बनाया हुआ संबंध नहीं हो सकता, जो कंडीशन दी है वही फॉलो करनी चाहिए, तभी ये फलन होगा, ठीक है बेटा। यदि ए तथा बी दो एरिक्त समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से अद्वितीय संबंध रखते हैं, तो यही संबंध फलन कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा जी, ओके बेटा। चलिए, तो राजा रानी की शादी से हमने फलन तो सीख लिया, ओके। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊं आपको फलन के लिए, ताकि आप कभी भूलो ही ना, कभी नहीं भूलोगे फलन को। तो चलिए बेटा, एक रिश्तेदारी और यूज़ करते हैं हम फलन में, और वो सबसे अच्छा संबंध हो सकता है इसके लिए समझने के लिए। उसको करते हैं, चलो किसका सन, मदर और सन का रिलेशन बनाते हैं बेटा। अब हिंदी में बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे माँ बेटा का रिलेशन, ठीक है बेटा। ये वाला बेटा होगा और ये माँ होगा, ये बेटा होगा, ये माँ होगा, ये बेटा होगा, ये माँ होगी, ठीक है बेटा जी, क्लियर, ओके। चलिए देखते हैं। तो बेटा 3 बेटे हैं और इतनी सारी माँ है, 3 बेटे हैं, इनकी इतनी सारी माँ है, इनकी नहीं है, अभी वो माँ है, वो किसकी है कैसे हैं बाद में देखेंगे। अभी हम ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7, ओके। चलिए बेटा देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, सभी 3 पे आएंगे, ठीक है बेटा, 3 पे आएंगे। टू पे है, 4 पे, 6 पे, ठीक है बेटा जी। चलो देखते हैं। सो बेटा यहाँ पे भी हम फलन सीख सकते हैं, देखते हैं कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। ये है माँ बेटा टॉपिक, माँ बेटा कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फलन। एक बात बताओ बेटा, देखिए बेटा क्या है ये माँ बेटा कॉन्सेप्ट, देखो ये ए बेटा है, ए की कौन सी माँ है 3, ए की माँ कौन है 3, बी की माँ कौन है 3 और सी की माँ कौन है 3। तो बेटा क्या ए की माँ भी 3 हो सकती है, बी की माँ भी 3 हो सकती है, सी की माँ भी 3 हो सकती है। ये माँ का नाम मैंने 3 ले लिया, ठीक है बेटा। मतलब 3 बेटों की ए की माँ हो सकती है क्या,
तीन बेटों की एक ही माँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसका मतलब ये फलन है। ठीक है, राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट है, सेम। ओके, यहाँ पे मैंने माँ बेटा लिख दिया, तो एक तीन बेटों की एक ही माँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बेटा। अब यहाँ देखो, ये एक ए बेटा है, एक इसकी माँ 1 है, एक 3 है, बी की माँ 4 है, सी की 6 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सी की 6 माँ है और बी की 4 माँ है, लेकिन ए की माँ एक तो 1 है, एक 3 है। क्या एक बेटे की 2 माँ हो सकती हैं? दिमाग लगाओ, एक माँ के 2 बेटे तो हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या एक बेटे की 2 माँ हो सकती हैं? अब ये मत कहना सर एक सौतेली हो सकती है, बेटा मैं रियल मदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये तो अगेंस्ट जा रहा है। एक ही कौन सी माँ है? 1, बी की 3 है, लेकिन सी बेटे की तो कोई माँ नहीं है। एक बात बताना बेटा, बी की तो 3 है, ए की 1 है, क्या सी की कोई माँ होगी नहीं? क्या सी बिना माँ के पैदा हो गया? पॉसिबल है क्या? सी बिना माँ के पैदा हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सी की भी कोई ना कोई माँ तो होनी चाहिए, तो पक्का होनी चाहिए, बिना माँ के तो कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही अचानक से, क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये भी फलन नहीं है, सी की कोई ना कोई माँ तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सी पैदा ही नहीं हुआ। ओके, क्लियर, फाइन। सो बेटा सी की तो कोई माँ नहीं है, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। ए की माँ कौन है? 2, बी की 4 है, सी की माँ कौन है? 6, तो मतलब हर एक बेटे की एक माँ है, इसका मतलब संबंध है, हर एक बेटे के पास अपनी माँ है। वो वाला डायलॉग सुना है ना आपने, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गेम है, और मेरे पास माँ है। ठीक है बेटा, क्लियर? सो समझ आया ना? ठीक है बेटा, बस वही कंडीशन, राजा रानी माँ बेटा कुछ भी करो। देखो बेटा, ए और बी सी 3 बेटे हैं, इनकी एक ही माँ है 3, बिल्कुल ठीक है, 3 बेटों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती, इसलिए फलन नहीं हुआ ये। ए की भी 1 है, बी की 3 है, लेकिन सी की तो कोई माँ ही नहीं है, भैया बिना माँ के कैसे पैदा हो गया है बेटा? तो फलन नहीं है। ए की 1 है, बी की 4 है, सी की 6 है, मतलब ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, ये ओह सॉरी गलत लिख दिया क्या? बी की तो 1 है, बी की 2 है, बी की 4 है, तो बेटा ये फलन नहीं, गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में, ये फलन होगा, क्योंकि हर एक बेटे के पास अपनी 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 माँ है। ओके, तो ये फलन होगा। ओके बेटा, ये फलन होगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं छोटी सी, और बनाते हैं माँ बेटा। सो बेटा जी इसको करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। चलिए बेटा करते हैं। देखिए ये ए बेटा है, इसकी माँ है 1, ओके, इसकी माँ 1 है, बी की माँ 2 है, और सी की माँ 3 है, और सी का संबंध 4 से भी है, डी का संबंध 4 से भी है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या ये फलन है। वो बोलेगा बेटा माँ, तो कौन बोलेगा 1, फिर बी बेटा बोलेगा माँ, तो कौन बोलेगा 2, क्योंकि इसकी माँ ये है। अभी सी बोलेगा माँ, तो क्या 3 और 4 दोनों बोलेंगे? एक बेटे की 2 माँ हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, इसका मतलब ये यहीं पे गलत हो गया, फलन नहीं है, नहीं है, नहीं है। सही है बेटा, एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती। डी की 4 है, लेकिन सी की तो 3 और 4 दोनों है, गलत। सही है बेटा। अभी देखो, ए का संबंध 1 से भी है, बी का संबंध 1 से, सी का संबंध 1। अब जब ये चारों बेटों बोलेंगे माँ, तो कौन बोलेगा हाँ बेटा मैं हूँ तुम्हारी माँ 1। क्लियर हुआ? तो 4 बेटों की एक माँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब ये फलन है, फलन है। क्लियर? ठीक है। अभी ए का बेटा है, इसकी माँ है 1, बी की माँ है 2, सी की माँ है 3, डी की माँ है 4। क्लियर बेटा? अभी देखो, ए की माँ है 1, बी की माँ है 2, सी की माँ है 3, हर एक बेटे के पास अपनी अपनी माँ है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये फलन है। क्लियर?
और बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की माँ है 1, बी की माँ है 3, सी की माँ है 4। ठीक है बेटा, ये पता है हमें। अभी देखो, ए की माँ है 1, बी की माँ है 3, सी की माँ है 4। क्या डी बिना माँ के आ गया क्या लाइफ में? हो सकता है क्या ऐसा कोई बेटा बिना माँ के आ गया हो? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब डी की तो कोई माँ ही नहीं है, डी की तो माँ ही नहीं है। या फिर ये कह ले सकते हैं राजा रानी से बेटा डी रानी की तो शादी ही नहीं हुई है। इसका मतलब वो इस कंडीशन को अपोज कर रही है, तो इसको हम फलन नहीं कह सकते हैं बेटा जी। फलन नहीं है, पक्का नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्लियर, समझ में आया? ओके, चलिए बेटा एक और छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे, प्यारा प्यारा। ओके, बस आपको सीखना है, सीखने पे ध्यान दीजिए। ए बी सी, ये है मिस्टर बेटा, ये है इनकी मिस मम्मी। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखो 1, बी की भी 1, बी की भी 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा जी, ए की माँ 1, बी की भी माँ 1। क्या दो बेटों की एक माँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस सी का क्या करें? सी के पास तो कोई माँ ही नहीं है। क्या कोई बेटा बिना माँ के हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फलन भी नहीं हो सकता, ये फलन भी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा ये मिस्टर माँ बेटा कॉन्सेप्ट, राजा रानी कॉन्सेप्ट, और शादी अटेंड किया आपने, स्वयंवर अटेंड किया आज। ठीक है बेटा, क्लियर? सो बेटा जी आज के लिए इतना ही। हमने फलन सीख लिया। फलन क्या होता है? कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उन कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा दैट विल बी फंक्शन, वो एक फलन होगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो बिल्कुल भी हम उसको फलन नहीं कह सकते, वो फलन नहीं होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आगे फलन के, कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हुए फिर हम एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल था यहाँ पे संबंध का टॉपिक था, और संबंध की बात तो बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह से ये चैप्टर चलेगा बहुत ईजी वे में। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अच्छे से समझिएगा, जो भी अब तक आपने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा उसको प्रॉपर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने में, अच्छे से किसी भी क्लास को रिवाइज करने में। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, लेंथी मत बनाइए। बहुत इजी मैंने बनाया हुआ है आपका कोर्स, तो ताकि आपको इजीली समझ आए। और जो मेरा मोटिव है वही आपका होना चाहिए। मेरा मोटिव अच्छे से पढ़ाना, आपको समझाना, और आपका मोटिव होना चाहिए अच्छे से समझना, अपने माइंड में सेट करना। रटिएगा मत कुछ भी, बस समझ के माइंड में सेट करके और कॉपी में लिख दीजिएगा अच्छे वे में। ठीक है, ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेम टाइम सेम ईयर। ओके बेटा, सो टिल देन हैव ए गुड बाय। ये देश कबीर जवानों का, वलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी।